Rahim, Assalamu alaikum friends. Hopefully you all are fine and good. So यूनिट 8 एनर्जी के आज के हमारे टॉपिक्स हैं फ्यूल्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, एनर्जी एंड द ह्यूमन बॉडी, एनर्जी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और ये टॉपिक्स आपके बुक के पेज नंबर 89 to 90 पे हैं एंड साथ में एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16। सो फ्यूल्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स में से फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट एग्जांपल है मीथेन। मीथेन गैस है जो कि वेस्ट मटेरियल से रिलीज़ होती है और इस गैस को हम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। मीथेन गैस को हमारे जो स्टोव वगैरह हम यूज़ करते हैं घरों में, उसमें भी जो गैस होती है ये मीथेन गैस हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पजेज़ के लिए भी। इट इज़ अ वैल्यूएबल फ्यूल एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है, जो कि एक फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल भी हमने पढ़ा था। फॉसिल फ्यूल्स 3 तरह के होते हैं, कोल, नेचुरल गैस एंड ऑयल। तो ये जो नेचुरल गैस है उसमें लार्ज परसेंटेज मीथेन की प्रेजेंट होती है। प्रोडक्शन, इसके अलावा इसकी प्रोडक्शन कैसी होती है? वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनकी जब डिकम्पोजिशन हो जाती है वो रॉट हो जाते हैं, गल सड़ जाती हैं वेस्ट मटेरियल्स, तो उसमें से जो गैस निकलती है उसमें मीथेन गैस भी प्रेजेंट होती है। इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द लैंडफिल साइट्स, जो गटर वगैरह जो वेस्ट मटेरियल जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, सो ऐसी जगह जहाँ पे ये वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं वहाँ से भी इसको कलेक्ट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे वेस्ट मटेरियल्स की डिकम्पोजिशन से ये गैस रिलीज़ हो रही होती है। इसके अलावा इन वार्म कंट्रीज़ जैसे कि इजिप्ट है, वहाँ पे डिके इजीली हो जाती है, चीज़ की डिकम्पोजिशन इजीली हो जाती है, तो वहाँ पे भी इसको ऑब्टेन किया जाता है थ्रू डिकम्पोजिशन ऑफ मटेरियल्स। या डिके मीन्स गल सड़ जाती हैं जो चीज़ें, उसको कहते हैं वो डिके हो जाती है, वो रॉट हो जाती है। सो वेस्ट मटेरियल से हम मीथेन ऑब्टेन करते हैं जिसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। देन बायोडाइजेस्टर, बायोडाइजेस्टर टर्म है आपकी बुक में मेंशन है। ये बेसिकली लार्ज कंटेनर्स होते हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स, इनमें वेस्ट मटेरियल्स को डाला जाता है और उन वेस्ट मटेरियल्स की डिकम्पोजिशन करवाई जाती है, उसको डिके करवाया जाता है। उसके रिज़ल्ट में मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है जिसको फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उसको बर्न करके उसमें से हीट ऑब्टेन की जाती है जिसको मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो बाकी जो मटेरियल्स, जो रोटेड मटेरियल्स हैं, ये तो गैस रिलीज़ होगी। इसके अलावा जो मटेरियल्स बच जाते हैं रोटेड मटेरियल्स, उनको फर्टिलाइज़र्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, खाद के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता है प्लांट्स की ग्रोथ करवाने में, क्योंकि इस रोटेड मटेरियल में भी कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं, मदद करते हैं। तो इन रोटेड मटेरियल्स को खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लार्ज टाउन्स और सिटीज़ में, शहरों में वेस्ट मटेरियल्स को इस तरह से डिस्पोज किया जाता है कि इसमें से स्पेशल पावर स्टेशंस होती हैं जहाँ पे इनकी डिकम्पोजिशन करवाई जाती है और इन वेस्ट मटेरियल्स को कलेक्ट करके बर्न किया जाता है। स्पेशल पावर स्टेशंस होते हैं इसके लिए भी, और बर्निंग से इसमें जो हीट रिलीज़ होती है उस हीट को यूज़ किया जाता है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, भाप प्रोड्यूस करने के लिए, और वो स्टीम फिर यूज़ की जाती है टर्बाइंस को चलाने के लिए। एंड देन टर्बाइंस आर यूज टू रन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो इस तरह से वेस्ट मटेरियल्स को भी हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं अगर प्रॉपर वे में उसका इस्तेमाल किया जाए, तो उसको भी हम यूज़फुल कर सकते हैं, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। और इस तरह से लार्ज पावर स्टेशंस में जब वेस्ट मटेरियल्स को बर्न किया जाता है तो बर्निंग से वेस्ट कुछ हार्मफुल गैसेस भी रिलीज़ होती हैं। तो इसका एक फ़ायदा ये भी है कि लार्ज कंटेनर्स में जब इनको बर्न किया जाता है तो जो पॉइजनस गैसेस निकलते हैं, जो फ्यूम्स निकलती हैं वेस्ट गैसेस, उसको इजीली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, वो इन्वायरमेंट पे नहीं फैलते और पोल्यूशन नहीं कॉज करते। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनर्जी एंड द ह्यूमन बॉडी एंड इट्स ऑन पेज नंबर 90 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सो हमारी बॉडी के जो मेन सोर्स है एनर्जी की वो ग्लूकोज है, और ये ग्लूकोज जो है हम फूड से ऑब्टेन करते हैं। जो हम फूड लेते हैं उसमें उसकी कार्बोहाइड्रेट्स या जो कंपाउंड्स होती हैं उसकी ब्रेक डाउन होती है, तो उससे रिजल्ट में हमारे पास ग्लूकोज आते हैं। इस ग्लूकोज की आगे से फिर जब ब्रेक डाउन होती है, ये जो कंपाउंड है ब्रेक होता है, तो इससे एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि हमारी बॉडी यूज़ करती है। सो अगर बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस टाइम पे, तो ग्लूकोज जो है ये ब्रेक होती है और इससे एनर्जी रिलीज़ होकर हमारी बॉडी को वो पहुंचाती है एनर्जी। लेकिन अगर ग्लूकोज उस टाइम नहीं चाहिए बॉडी को, तो ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो एक और कंपाउंड में कन्वर्ट होता है जिसे हम ग्लाइकोजन कहते हैं, और ये ग्लाइकोजन फिर हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाके स्टोर हो जाता है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है। स्टार्च इसलिए क्योंकि प्लांट्स में जो एक्स्ट्रा फूड होता है या जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। स्टार्च भी एक कंपाउंड है। सो प्लांट्स में स्टार्च की फॉर्म में एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर होता है, जबकि एनिमल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में
स्टोर होता है, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन में जब कन्वर्ट हो जाता है, सो लार्ज अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन देन स्टोर्ड होता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, लाइक लिवर में, मसल्स में कुछ स्टोरेज होती है, और इसके अलावा किडनीज में। और फिर जब भी बॉडी को इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है, तो ये ग्लाइकोजन वापस से ब्रेक डाउन होता है उसका, और ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं, फिर ग्लूकोज की आगे से ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज होती है। सो लॉट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। सो अगर ग्लूकोज की अमाउंट हमारी ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ये एक्सेस ऑफ ग्लूकोज जो है ये स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, लिवर, किडनीज और मसल्स में जाके स्टोर हो जाता है। और फिर जब भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, तो ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज के आगे से फिर ब्रेक डाउन होती है, और इसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज होती है, और कुछ जो है वो हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और ये ब्रेक डाउन जो है ये एंजाइम्स की प्रेजेंस में होते हैं। एंजाइम्स ये रिएक्शन करवाते हैं जिसमें ग्लूकोज ब्रेक डाउन होती है, उससे एनर्जी रिलीज होती है। सो इसको अगर हम समराइज़ करें तो इट मीन्स के हम जो फूड लेते हैं उसमें डाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं वो ग्लूकोज हैं, मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के, वो हमारी बॉडी में अगर एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देता है। लेकिन अगर ग्लूकोज एक्स्ट्रा प्रेजेंट है हमारी बॉडी में, ज़्यादा हो गया है, तो वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। और फिर जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है तो ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। और अगर ऐसी कंडीशन हो कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए लेकिन बॉडी में ग्लाइकोजन भी नहीं प्रेजेंट और ग्लूकोज भी नहीं प्रेजेंट, इनफ ग्लाइकोजन नहीं प्रेजेंट, और जो प्रेजेंट है वो यूटिलाइज हो चुके हैं, उससे एनर्जी रिलीज हो गई, हमारी बॉडी एनर्जी यूज़ कर ली, अब मज़ीद अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो फैटी एसिड्स या फैट्स अगर स्टोर हैं तो वो या तो डायरेक्टली ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज़ करते हैं, या तो वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और ग्लूकोज को ब्रेक करके फिर एनर्जी रिलीज़ करते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अगर बॉडी में स्टोर्ड फैट्स प्रेजेंट हैं तो वो उनकी ब्रेक डाउन होती है और एनर्जी रिलीज़ करते हैं। इस तरह से बॉडी में फ़ैट्स की अमाउंट भी कम हो जाती है। इसी तरह से रमज़ान के महीने में जब हम फास्टिंग करते हैं, रोज़ा रखते हैं, तो दिन के टाइम पे भूख लग जाती है हमें, हमारी बॉडी को उस वक्त एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी चाहिए होती है। तो उससे क्या होता है, कुछ देर तक तो भूख लगती है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे क्या होता है कि बॉडी, हम कुछ खा पी नहीं रहे होते, लेकिन बॉडी में जो फैट्स वगैरह स्टोर्ड होते हैं वो ब्रेक होते हैं और इससे एनर्जी रिलीज़ होती है। इससे हमारी बॉडी में जो फैट्स की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है, जो हार्मफुल फैट्स होते हैं वो ब्रेक होकर एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। सो ये हमारे लिए भी फ़ायदेमंद होता है। नाउ एनर्जी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ। एनर्जी, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे एनर्जी का क्या इम्पैक्ट है, क्या असर है इसका? इसके ये असरात हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो एनर्जी की वजह से इन्हेंस हो चुकी है। हम एनर्जी को अपनी लाइफ में डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड इट हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी इजी। और हमारी जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है वो अगर पॉसिबल है तो वो इस एनर्जी की ही वजह से पॉसिबल है, बिकॉज इट हैज़ प्रोवाइडेड अस मॉडर्न वे ऑफ लाइफ। इट लाइट्स होम, स्कूल, फैक्ट्रीज वगैरह को लाइट अप करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। फूड की कुकिंग में हमें हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, ट्रैवलिंग में भी एनर्जी जो है, लाइक जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स, उनमें फ्यूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी बर्निंग से उनमें जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है वो रिलीज़ होती है हीट एनर्जी में, और वो फिर यूज़ होती है टू रन कार्स वगैरह को चलाने के लिए। सो इस तरह से वी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकॉज ऑफ एनर्जी, एंड वी रन मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होती है। सो एनर्जी इज़ वाइटल फॉर अस, बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए एनर्जी। इन डेवलप्ड कंट्रीज़, जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ हैं, जो हमसे आगे हैं, वो कंट्रीज़, उनको डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाता है जो तरक्की याफ्ता होती हैं। और जो अभी डेवलपिंग कर रही हैं, जो तरक्की के राह पर गामज़न है, फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान इसमें से एक एग्ज़ाम्पल है। इन पाकिस्तान को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, ये डेवलप नहीं है। और डेवलप्ड कंट्री में एग्ज़ाम्पल हमारे पास अमेरिका की है। सो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एनर्जी के रिसोर्सेज ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो हमसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, एनर्जी का इस्तेमाल वो हमसे कहीं ज़्यादा कर रहे हैं। अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एवरेज अमेरिका में रहने वाला एक एवरेज पर्सन अगर है तो वो यूके में रहने वाले एवरेज पर्सन से दुगनी एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है।
ट्वाइस एज कम्पेयर टू एवरेज मैन इन द यूके। और अगर चाइनीज़ से कंपेयर किया जाए अमेरिकन को, तो एक एवरेज अमेरिकन जो है वो एक एवरेज चाइनीज़ से 5 गुना ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल कर रहा है। और अगर पाकिस्तान से कंपेयर किया जाए तो एवरेज अमेरिकन जो एक एवरेज पाकिस्तानी, फॉर एग्जांपल हमसे अगर कंपेयर करें हम अपने आप से, तो हमसे वो 15 गुना ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल कर रहा है। वो इसलिए कि वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज कहीं ज़्यादा है और हमारी कंट्रीज़ में एनर्जी के रिसोर्सेज बहुत कम है। एक एग्जांपल अगर हम ले लें लोड शेडिंग की ले लें, इलेक्ट्रिसिटी, बहुत से पाकिस्तान में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे लोड शेडिंग होती है, उनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं अवेलेबल होती। लेकिन अगर अमेरिका से कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे इस तरह से लोड शेडिंग नहीं होती, वहाँ पे एवरेज पर्सन को भी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो अवेलेबल होती है उनको भी। सो नाउ कम टू पेज नंबर 93, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 16. It is often said that biomass is a renewable fuel but not a clean one. Explain what is this statement means. कि अक्सर ये कहा जाता है कि बायोमास जो है ये एक रिन्यूएबल फ्यूल है। रिन्यूएबल मीन्स कि इसको बार बार हम इस्तेमाल में ला सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं फिर भी, बट ये क्लीन सोर्स नहीं है एनर्जी का। तो इसकी क्या रीज़न है, स्टेटमेंट का क्या मतलब है? सो इसका मतलब ये है कि बायोमास इज़ नॉट अ क्लीन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बिकॉज आफ्टर बर्निंग इट मे गिव्स ऑफ पॉइजनस गैसेस कंटेनिंग हार्मफुल गैसेस। जब इनकी बर्निंग करते हैं, हम बायोमास को बर्न करते हैं, तो उसके रिजल्ट में हीट एनर्जी तो प्रोड्यूस होती है, लेकिन कुछ हार्मफुल गैसेस भी प्रोड्यूस होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे अर्थ, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती हैं ये। सो आज का आपका होमवर्क है, रीड द टॉपिक्स फ्यूल्स फ्रॉम वेस्ट मटीरियल ऑन पेज 89, एनर्जी एंड द ह्यूमन बॉडी ऑन पेज 90, एनर्जी एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन पेज 90, and write and learn exercise question number 16 on your notebook. See you next time. Allah Hafiz.